Let us wait for others for 5 minutes more. If they have any doubt or something, we'll first do those things. Then we'll come to the next chapter, which is sequence and series, right? Yes, sir. और स्कूल में भी क्या चल रहा है आशीष? सर स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं अभी। ओके, तो मैथ्स का हो गया, अभी होने वाला है। सर आज हो गया। कैसा हुआ? सर बढ़िया। अच्छा, जो भी हमने किया था उसी में से आया है, कोई और चैप्टर भी आया है? सर उसी में से आया था। रिजल्ट आ जाएगा तो बता देना क्या रहा। यस सर। सर रिजल्ट किस में बताएंगे? यही क्लास में मुझे बता देना। ओके सर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, मीनवाइल अदर विल आल्सो ज्वाइन। 10th में भी हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया हुआ है, तो इतना यस सर। ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हो आशीष कि क्या होता था? यस सर। सर उसमें सर हमको सर नंबर फाइंड करने पड़ते थे, मतलब सर सीरीज में नंबर होते थे तो सर उसमें फाइंड करना पड़ता था। एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, एस एन वगैरह। ठीक है, लेकिन उस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती थी जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं? सर द नेक्स्ट टर्म विल बी द सम ऑफ ए प्लस डी। हाँ, मतलब बेसिकली उसका डेफिनेशन ये हो जाता है कि डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms is constant and is called common difference, which is denoted by d। तो बेसिकली अगर हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, मान लो फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है,
एंड इस तरीके से हम पढ़ते जाते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो ए एन है, nth टर्म इज ए एन। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी हेयर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम तभी कहेंगे जब a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म is equal to so on. Similarly, last term minus second last term, and all are same, that is D, which is called common difference. तो सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, या थर्ड में से सेकंड करो, या फोर्थ में से थर्ड करो, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो नेक्स्ट टर्म और पिछले टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, विच इज कॉल्ड डी, एंड इट इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम टर्म्स को ऐसे लें कि फर्स्ट टर्म इज ए, देन द सेकेंड टर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय डी, जैसे तुमने कहा भी था ए यस प्लस सर। डी। थर्ड टर्म वुड बी ए प्लस 2D। 2d। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आएगा तो ए प्लस 3d, और इस तरीके से हम टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी तुम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी मिलेगा, थर्ड में से सेकेंड को करोगे तो भी डी मिलेगा, फोर्थ में से थर्ड को करोगे तो भी डी मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d, दिस इज द nth टर्म। तो ये भी यस सर। एज अ फॉर्मूला हम याद रखते थे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, तो वी से दैट इट इज a प्लस एन माइनस 1 d is the nth term of an AP, because as you can see that the first term is a, that the second term is a plus d, that the third term is a plus 2d, that the fourth term is a plus 3d। तो अगर हम nth टर्म लेंगे तो a प्लस एन माइनस 1d होगा। यस सर। So just write this down. सर डन। So if we talk about the sum of an AP, that is the first term plus second term plus third term till nth term, this is called sum of an AP of n terms। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम डिराइव करते थे। सर एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट है। इसको डिराइव कैसे करते हैं? सर इसका डेरिवेशन नहीं बताया था मैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ सम इज ए प्लस सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी प्लस थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, एंड इस तरीके से लास्ट टर्म जो होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, और सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी होगा। तो ये हमने एन टर्म्स देख लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन एन टर्म्स को फिर से सम लिखूंगा, लेकिन बस आगे पीछे कर दूंगा। मतलब जो लास्ट टर्म है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1d, उसके बाद मैं सेकेंड लास्ट टर्म को लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 2d, और इस तरीके से जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसके नीचे सेकेंड टर्म लिख दूंगा ए प्लस डी, और फिर फर्स्ट टर्म लिख दूंगा विच इज ए। तो एज यू कैन सी हेयर दैट द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर कमिंग इट हैज बीन रिवर्स्ड। तो यस उससे कोई सर। फर्क नहीं पड़ता है, एस विल स्टिल बी एस, सम विल बी स्टिल सम। और अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो s प्लस एस विल बी 2s,
And if you talk about first term added with the first term of another one, then this will become 2a plus n minus 1d, plus if you add the second term with the second term of this one, a plus a will be 2a, and 1d plus n minus 2d will be finally n minus 1d. इसी तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे. तो व्हाट वी ऑब्जर्व बेसिकली इज दैट कि दो टर्म का जो सम आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो सम आ रहा है, वो हर जगह सेम आ रहा है. एंड इवन तुम यहाँ पर आ जाओगे तो सेकेंड लास्ट टर्म दोनों का ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1d ही आएगा. लास्ट टर्म ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1d आएगा. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. द बेसिक रीजन इज दैट कि पहली वाले सम में डी से इंक्रीज करता जा रहा है, दूसरे वाले में डी से डिक्रीज करता जा रहा है. तो इसीलिए जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल सम जो है वो सेम आ जा रहा है. तो ये कितने टर्म्स हमें यहाँ से एंड तक मिल रहे हैं? एन टर्म्स. तो वी कैन राइट एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू D. so this is 2s. Sorry. So s is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into t. So this is the formula which you have studied, if you remember, of sum Yes of sir. n terms of an AP. इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते थे, n by 2. A plus L. हाँ, क्योंकि 2a को a प्लस ए लिखते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1d इज द लास्ट टर्म. l भी कह सकते हैं या नेट टर्म भी कह सकते हैं, जैसे भी चाहो उसको कहें. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. So both of these formula are helpful for us for different problems. So write this down, Ashish. Yes sir. Sudden. So if I give you a question based on the concept of AP, it says what is the fifth term of a sequence इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए बेसिक समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने वाला क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, Yes तो sir. तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट्स सम टू n टर्म्स? If its sum to n terms is given by 2n cube minus n plus 1. ट्राई दिस, और जितना टाइम चाहते हो तुम उतने टाइम में इसको ट्राई करो, कोई जल्दी Yes नहीं sir. है, Yes क्योंकि sir. अभी क्लास में तो बस तुम ही हो, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है, आराम से इसको Yes ट्राई sir. करो. Yes sir.
Arushi, you are little late. We have started arithmetic progression. Okay, sir. This is a question on the concept of arithmetic progression. In class 10th also we did arithmetic progression. So you remember what is nth term, what is sum till nth term. So this is a question based on the concept of arithmetic progression. इसमें किसी भी सीक्वेंस के बारे में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि यस सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में दिया हुआ है। सर होने वाला है। सर इट्स 246। 246. Okay, let us यस। see. So basically, अगर हमें sum till n terms of this sequence is given as 2n cube minus n plus 1 और हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, तो एक्चुअली टर्म्स इस सीक्वेंस के इस तरीके के होंगे a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो अगर हम एक काम ये करें कि सम टिल फिफ्थ टर्म माइनस सम टिल फोर्थ टर्म कर दें, तो दैट विल गिव यू एक्चुअली द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा? सम टिल फिफ्थ टर्म माइनस सम टिल फोर्थ टर्म। और सम टिल फिफ्थ टर्म की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो वो आएगी 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 5 प्लस 1, दैट विल बी 250, 251, 246 आ जाएगी ना। और अगर हम सम टिल फोर्थ टर्म निकालना चाहें तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 प्लस 1, इससे जो वैल्यू आएगी 125 आ जाएगी, राइट। तो अगर S5 माइनस S4 करेंगे तो 246 माइनस 125 आ जाएगी, दैट विल बी 121। सर मेरे को लगा S5 निकालना है। S5 तो सम टिल फिफ्थ टर्म हो गया ना, यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना है। ओके फिफ्थ सर। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए सम टिल फिफ्थ टर्म माइनस सम टिल फोर्थ टर्म करेंगे। यस आरुष, सर क्लियर। okay, Arushi, is this clear to you also? Yes, sir. Clear. Okay. Now, if we talk about properties of arithmetic progression, so first property says that अगर हम किसी भी arithmetic progression में, this is an arithmetic progression. What is an arithmetic progression? हमने डिस्कस किया है कि consecutive terms का difference constant होता है, which is called common difference. तो ये अगर कोई AP है और इसके हर एक टर्म में हम कोई कांस्टेंट टर्म ये ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा दैट विल आल्सो बी एन AP.
या अगर हम किसी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो भी द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी एन एपी। उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म से हर एक टर्म को, देन आल्सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी। और अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को, then also the resulting sequence will be an AP. Is it okay? Yes, sir. Now second property says that if we want to take three terms in AP, generally we take it like this: a minus d, a plus d. These are the three terms in AP. लेने को तो हम ऐसे भी ले सकते थे कि a plus d और a plus 2d, लेकिन वैसे लेने से हमारा काम कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। हो तो जाता है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्टी से सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं तो कई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा a नहीं है, a माइनस डी है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म, राइट? Then we have third property which says that if we take four terms in AP, then we take it like this: a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. So यहाँ पर first term is a minus 3d and the common difference is 2d. So when we take four terms in AP, we generally take like this so that our calculation will be more easy. जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता हूँ, based on these properties, it says find four numbers in AP such that, find four numbers in AP such that their sum is 50 and greatest of them is 4 times the least. Question is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So try this question and it is quite clear that which property we would implement here. Which property should we implement here? Third property. Because we have to find four numbers in AP. तो जब चार नंबर्स होते हैं तो हम उन टर्म्स को किस तरीके से लेते हैं? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d.
अगर हम 4 टर्म यहाँ पे लेना चाह रहे हैं जो कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है, दिस फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ AP सच दैट देयर सम इज 50। तो अगर हम सबको ऐड करते हैं, इफ वी ऐड a माइनस 3d with a minus d with a plus d with a plus 3d, then what is the sum which is given in the question? It is 50। और जब तुम इसको ऐड करोगे तो माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल होगा, माइनस d और प्लस d कैंसिल होगा, तो 4a इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, जिससे कि a की वैल्यू आएगी 50/4 विच इज 25/2। अच्छा, दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो है a प्लस 3d and this is actually 4 times the least which is a minus 3d। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो a plus 3d is equal to 4a minus 12d। This implies 3a, 4a minus a will be 3a is equal to 15d, which means a is equal to 5d। अच्छा, a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, 25/2, तो a is 25/2 is equal to 5d, जिससे d कितना आएगा, 5/2 आएगा, राइट। तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। सो व्हाट आर दोज 4 टर्म्स इन AP? दोज 4 टर्म्स इन AP आर दीज, a माइनस 3d करेंगे, दिस इज a, और इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 15/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद इसमें हम a माइनस d लेंगे तो 25/2 माइनस 5/2 विल बी 20/2, दैट इज 10। उसके बाद हमें 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, दिस विल बी योर आंसर। तुम चेक भी कर सकते हो कि दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इफ यू ऐड दीज टर्म्स देन यू विल गेट 50 and the greatest of them which is 20 is 4 times the least which is 5। यस सर। Similarly, based on the property, I will give you one more question. Basically, based on number of terms and sum till n terms, I am not giving question because I am thinking that you have done those type of questions in class 10। क्लास 10 में जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें हम लोगों ने ये दोनों तो कर लिया था। अच्छा, लेट अस कम टू a question which is something like this।
If the numbers 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b form an AP, then prove that a square, b square, c square are also in AP. देखो यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से यूज करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तब क्लियर होगा। जैसे ये 3 नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर इन AP, तो अगर हम तीनों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी AP में रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP। तो वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए वो हम बड़ा ध्यान से सोचेंगे। तो हम a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में b प्लस सी है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में c प्लस ए है, और सेम टर्म से हम थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है। So these 3 terms are also in arithmetic progression because we have multiplied with the same constant which is a plus b, b plus c, c plus a. ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर b plus c इस b plus c से कैंसिल होगा, यहाँ का c plus a इस c plus a से कैंसिल होगा, यहाँ का a plus b इस a plus b से कैंसिल होगा। और अब अगर हम ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे तो बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। So these are also in arithmetic progression, right? Yes, sir. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी कांस्टेंट से तीनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी वो AP में ही रहेगा। तो वो कांस्टेंट क्या लेना चाहिए, अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं AB प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी AB प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से तीनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगी क्योंकि सेम कांस्टेंट से तीनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो ए सी और माइनस ए सी, बी सी और माइनस बी सी, ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए बी और माइनस ए बी, ए सी और माइनस ए सी, बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी सी और माइनस बी सी, बी ए और माइनस बी ए, सी ए और माइनस सी ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ए स्क्वायर यहाँ बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ बचेगा और सी स्क्वायर यहाँ बचेगा, विच आर ऑल्सो इन ए पी, हेंस प्रूफ। तो हमने दो प्रॉपर्टी यूज की है, एक ये कि किसी कांस्टेंट से अगर हम एपी के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एपी रहता है, और अगर किसी कांस्टेंट से तीनों एपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एपी रहता है। अब हमें अगला जो टॉपिक आज करना है वो है अरिथमेटिक मीन। शुड आई इरेज दिस और यू आर स्टिल राइटिंग इट? Sir, done. ओके, सो अरिथमेटिक मीन के अंदर तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, उसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हमें इंसर्ट करना है विच इज सेड एज कैपिटल ए, तो वो क्या होना चाहिए? तो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर ए और बी के बीच में हम एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, देन दिस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि दोनों कांस्टेंट होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर। दिस विल गिव यू 2a is equal to a plus b, which will give you capital A is equal to a plus b by 2। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम एवरेज भी कहते हैं। तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b? अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज a plus b अपॉन 2, क्योंकि इसको जब हम दोनों के बीच में इंसर्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होता है दैट बिकम्स एन AP। सो दिस रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम्स एन AP। तो इसको हम इसलिए अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही यही होता है कि जो सीक्वेंस को AP में बना दे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ए और बी के बीच में हम एक अरिथमेटिक मीन नहीं, रैदर हम कई सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज हम n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं, there are n arithmetic means between a and b which are given as capital A1, capital A2, so on till capital AN। तो इसका भी वही मतलब है कि a और b के बीच में अगर हम इनको इंसर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि A1, A2, so on till AN अगर इनको इंसर्ट करेंगे then this forms an AP again। अब ये अगर AP फॉर्म कर रहा है तो from the formula of number of terms in an AP you can say that there are total how many terms here? n plus 2 terms, because एक a और b है और बाकी n जो है उसके बीच के अरिथमेटिक मीन्स हैं। सो टोटल टर्म्स हमारे पास n plus 2 है। सो द लास्ट टर्म b
can be written as the first term a plus number of terms which is n plus 2 minus 1 into common difference. तो इससे क्या मिलेगा, b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी, जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1. So this is the common difference which is b minus a upon n plus 1. तो ये जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस हमें सारे अरिथमेटिक मीन को ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा. जैसे अगर हम पहला अरिथमेटिक मीन लेते हैं a1, तो a1 इज एक्चुअली a प्लस डी. इस a में अगर d ऐड कर दिया जाए तो पहला टर्म में एक पहला अरिथमेटिक मीन मिलेगा, और d जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. तो इससे हमें पहला अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा. दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस 2d. डी अगेन सेम है. इसी तरीके से nth अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस एन डी, और d की वैल्यू हर जगह सेम है, तो हमें सारा अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा. इज दिस क्लियर? First write this down, then we will discuss a question also based on this. If I give you a question, find mm, 5 arithmetic means between 2 and 27.
So as you can see here that we have found the common difference like this. तो अगर हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा b minus a upon n plus 1. So b is 27 minus a is 2 upon number of terms are 5. So 5 plus 1, right? This is the number of terms. This is a and this is b. So this will become 25 upon 6. So this is the common difference of that particular AP which will be formed when you will insert 5 arithmetic means between 2 and 27. तो 2 और 27 के बीच में हमने 5 अरिथमेटिक मीन अब जो इंसर्ट करने हैं वो कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, A4, A5 और 27. तो जो A1 होगा वो होगा a प्लस टी मतलब 2 प्लस 25/6 which will become 12 on LCM plus 25 37/6. अगर हम दूसरा अरिथमेटिक मीन लेंगे तो a plus 2d which means 2 plus 2 into 25/6, and I hope you will calculate this also. So this will become 50 plus 12 62/6, राइट. तो इस तरीके से तुम सारे अरिथमेटिक मीन नोट कर सकते हो. जो लास्ट A5 होगा वो होगा a प्लस n इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 25/6 और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 125 प्लस 12 137/6. So this is how you can calculate the 5 arithmetic means between 2 and 27. Is this clear? I hope it is clear. Please respond. Yes, sir. Okay, Arushi. Now in the arithmetic mean, third point is that कि अगर हमारे पास कोई भी n नंबर्स दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरीली एन AP, कोई भी n नंबर्स, और उनका अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमने देखा था कि दो नंबर के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस b/2. सो द थर्ड पॉइंट इज कि अगर दो नंबर हैं और इनके बीच का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं हम लोग, मतलब एक अरिथमेटिक मीन, तो वो होता है a प्लस बी अपॉन, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था. अगर मान लो हमारे पास n नंबर्स दिए हुए हैं और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं या किसी ऑर्डर में नहीं भी हो सकते हैं, और इन सब का अरिथमेटिक मीन अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा? a1 प्लस a2 सो ऑन प्लस an अपॉन n. ये पूरा नोट कर लेना तो बता देना. वी विल नाउ स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
Sir, done. ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस विच इज डी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है, वहाँ पे डिफरेंस होता था, यहाँ पे रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि अगर a1 a2 a3 सो ऑन टिल n ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म is equal to third term divided by second term is equal to so on till the last term divided by second last term are all same, which is r, which is called the common ratio। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास पहला टर्म 2 है, अगला 6 है, अगला 18 है, अगला 54 है, इस तरीके से जा रहा है, तो you can observe that this is a GP। Why this is a GP? Because second term by first term is 3, third term by second term is also 3, fourth term by third term is also 3। तो जो consecutive terms हैं उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है which is 3 and therefore 3 is called the common ratio of this GP। Is this clear? Yes, sir. Okay. Is this clear to you also, Ashish? Yes, sir. Okay. So the formula for nth term of a GP, जैसे AP में हम nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, वैसे ही GP में भी जो nth टर्म होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? इफ यू सी दैट हाउ टर्म्स आर अरेंज, पहला टर्म A है, दूसरा जो टर्म होगा उसको पहले टर्म से अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज R। थर्ड टर्म लाने के लिए फिर हम एक R से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करें तो बाय पैटर्न दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। So what should be the nth term? Shouldn't it be a into r to the power n minus 1? Yes, sir. Okay, so this is the nth term formula of a GP, where a is the first term and r is the common ratio। Sir, done. Okay, good। Another thing is sum of n terms। तो अगर हम सारे n टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसका सम क्या आएगा? तो n टर्म्स तक हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इनका एडिशन को s कह देते हैं,
और s की वैल्यू अगर निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे कि इस s को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, तो a विल बिकम ar, और एक एक शिफ्ट करके लिखेंगे, ar विल बिकम ar square will become ar cube, and similarly second last term will become ar to the power n minus 1, and last term will become ar to the power n. Is this okay with everyone? सर एक और बार बता दीजिए। Yes, sir. इसमें हमने क्या किया कि s जो था वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी लिखा हुआ था, तो हमने अगले स्टेप में इस s को r से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉमन रेशियो है जीपी का, तो सारे के साथ r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की पावर एक एक बढ़ जाएगी, तो a विल बिकम ar विल बिकम ar स्क्वायर विल बिकम ar क्यूब, और इस तरीके से। और उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। और अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अबव टू बिलो, तो s माइनस आर एस विल बिकम 1 माइनस आर इंटू एस। यहाँ पर क्या होगा कि पहला टर्म जो a है वो नीचे आ जाएगा, और ए आर माइनस ए आर कैंसिल होगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब कैंसिल होगा, टिल ए आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस ए आर टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल होगा, लास्ट में इसका बच जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। सो वी कैन से दैट s इज इक्वल टू a कॉमन ले लें अगर, तो 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, वेर r इज द कॉमन रेशियो, और r 1 नहीं है, तो 1 होगा तो फिर डिफाइन ही नहीं हो सकता है, फिर तो हम ऐड कर लेंगे ऐसे ही। So this is the formula for sum of n terms of a GP. Is this clear? यस सर। अच्छा, सम टिल अगर कॉमन रेशियो का मॉडुलस 1 से छोटा है तो दैट जीपी इज अ डिक्रीजिंग जीपी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 1 1/2 1/4 1/8 सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म तो 2 है, और कॉमन रेशियो कोई बता सकता है क्या है? सर 2। 2 नहीं, 1/2। Isn't it 1/2? यस सर, 7/2। So if we take the sum of these type of series till infinity, then we can calculate its sum. ठीक है, इन्फिनिटी तक इसका सम अगर करेंगे तो क्या हो जाता है ना कि ये डिक्रीजिंग जीपी है, तो लास्ट के जो टर्म्स होंगे वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो उस केस में अगर हम सम टिल इन्फिनिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो इसी फॉर्मूले में अगर हम सम टिल इन्फिनिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो एक्चुअली अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड, तभी हम सम टिल इन्फिनिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि तभी डिक्रीजिंग जीपी होगी। तो उस केस में अगर हम r टू द पावर n कैलकुलेट करते हैं, वेयर n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मतलब सीधा सीधी ये कह लो कि हम अगर हाफ टू द पावर इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से छोटे नंबर को अगर हम अपने साथ इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। अगर कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो अगली वैल्यू और छोटी आती है, उसकी अगली वैल्यू और छोटी आती है, तो कुछ टाइम के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? यस सर। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में जो r टू द पावर n है वो 0 हो जाएगा, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम a बाई 1 माइनस r, बिकॉज r टू द पावर n विल बी 0। लेकिन इसका ध्यान रखना कि ये कब होगा, जब डिक्रीजिंग जीपी हो, मतलब कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 से कम हो। अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो फिर इन्फिनिटी तक का सम इन्फिनिटी होगा, उसको कोई फॉर्मूले का मतलब ही नहीं है। इसको हम अलग अलग लैंग्वेज में जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसमें कन्वर्जिंग सीरीज भी कहते हैं।
तो अभी मैं कन्वर्जिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ डिक्रीजिंग जीपी। Sir, done. सर वेट। Okay. सर डन। Okay. So if I give you a question which is not direct question but indirect question, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी वगैरह से तुम कर ही लोगे। तो एक क्वेश्चन मैं ये देता हूँ, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 plus 3 plus 3 square so on 3 to the power n minus 1 is greater than 1000. Just try this question once. देवांश, आज तो तुम काफी लेट हो गए ज्वाइन करने में। सर आप थोड़ी सी हिंट देंगे प्लीज। क्या बोल रही हो? सर थोड़ी सी हिंट देंगे प्लीज। इसमें हिंट एक ये दे सकते हैं कि तुम्हारा जो ये सम है, दिस इज सम ऑफ a GP whose first term is 1 and common ratio is 3 and number of terms are n. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। ओके सर।
Okay, Arushi, 7 is the correct answer. Are you trying Devansh and Ashish, or should I tell you the answer? सर बता दीजिए. ओके, तो ये जीपी का जो सम है इसका फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर विच इज ग्रेटर देन 1000, राइट. तो ऊपर और नीचे से दोनों से माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको 3 टू द पावर n माइनस 1 लिख देते हैं, और नीचे में जो -2 होगा वो +2 कर देते हैं. इज ग्रेटर देन 1000. दिस इंप्लाइज 3 टू द पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2000. 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से. दिस इंप्लाइज 3 टू द पावर n ग्रेटर देन 2001. अब हम n की क्या वैल्यू लें जो लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए और वो 3 टू द पावर n को 2001 से बड़ा बना दे. तो 3 टू द पावर 1 जो होता है वो 3 होता है, अभी भी ये 2001 से छोटा है. 3 स्क्वायर इज 9, वो भी छोटा है. 3 क्यूब इज 27, वो भी छोटा है. 3 की पावर 4 इज 81, वो भी 2001 से छोटा है. 3 टू द पावर 5 इज 243, ये भी 2001 से छोटा है. 3 to the power 6, that will become 729, right? वो भी 2001 से छोटा है. 3 to the power 7 जब लोगे तो 729 into 3 होगा, that will be 9327 का 2 बचा, और 678 2187 ये जाके 2001 से बड़ा हो जा रहा है. तो जो पहली n की वैल्यू हमें मिल रही है जिसके लिए ये 2001 से बड़ा हो रहा है वो वैल्यू हमारा आंसर होगी, बिकॉज दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n. इसके बाद तो 3 टू द पावर 8 भी 2001 से बड़ा होगा, तो 3 टू द पावर 9 भी होगा, लेकिन 3 टू द पावर 7 इज द लीस्ट वैल्यू. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Another thing which we need to discuss is geometric mean. First write this down. Sir, done. ज्योमेट्रिक मीन से पहले मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी बतानी है, तो प्रॉपर्टीज पे पहले आ जाते हैं. तो अगर हम किसी भी जीपी में, सपोज दिस इज अ जीपी, अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी अ जीपी. ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा. जैसे एपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट में भी होता था, लेकिन जीपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं होता है. ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय अ कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर, देन दैट विल आल्सो बी अ जीपी. के इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर हम किसी कांस्टेंट के से हर टर्म को जीपी के मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी होगा, और किसी कांस्टेंट के से हर टर्म को डिवाइड कर दें तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी होगा. Second property is that if we have to take three numbers in GP, then we take it like this: A by R, A, AR. So these are in GP. Similarly, if we have to take four terms in GP, we take it like this: A by R cube, A by R, AR, and AR cube. So for three terms, we take it like this:
and for 4 terms you take it like this. So if I gave you a question, We're done. okay, so try this particular question which I'm giving you. If the product of 3 number in GP, if the product of 3 numbers in GP be 216 and their sum is 19, find the numbers. अगर 3 टर्म्स कह रहा है जीपी में है, तो बाय प्रॉपर्टी हाउ डू वी टेक दोज 3 टर्म्स? a by r, a r, right? यस सर। और अब इनका प्रोडक्ट अगर लेंगे a by r into a, 469 Ashushi is saying, let us check. So a by r into ar would be equal to 216. This will give you r cancel, a cube is equal to 216. तो 216 का जो क्यूब रूट होता है वो 6 होता है, राइट? तो a की वैल्यू 6 हो गई, मतलब ये तीनों नंबर्स किस तरीके से होंगे? 6 by r, 6 और 6r। अब ये कह रहा है कि उनका सम 19 है, तो अगर हम उनको ऐड करते हैं 6 by r plus 6 plus 6r, दिस वुड बी 19। अब r एलसीएम लेंगे तो 6 plus 6r plus 6r square equal to 19r हो जाएगा। In the next step we can write as 6r square, और माइनस 19r प्लस 6r कितना हो जाएगा? माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3r कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 3, और बाकी दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2r माइनस 3 होगा इक्वल टू 0, विच मीन्स
3r minus 2 into 2r minus 3 equal to 0. This will give you r as either 2/3 और दूसरे वाले से 3/2. तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो. एक से इंक्रीजिंग जीपी बनेगी, एक से डिक्रीजिंग बनेगी. मान लो अगर तुम 2/3 लेते हो r को और उसको इसमें पुट करते हो तो क्या बनेगा? 6/2/3 विल बी 9. 6 into 2/3 विल बी 4. और अगर तुम उसकी जगह पे 3/2 लेते हो तो 6/3/2 करोगे तो दैट विल बी 4, देन 6 एंड देन 9. तो 9 6 4 लो या 4 6 9 लो, एक इंक्रीजिंग में एक डिक्रीजिंग में है. मतलब ये कि वो तीनों नंबर्स 4 6 और 9 है. Is it Yes, okay sir. with everyone? Yes, sir. Clear. Write this down, everyone. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Welcome. So in the next class, we will continue with the next topic of sequence and series, which is geometric mean, and then we will do also harmonic progression and harmonic mean. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.